पहुंच गई है। सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेताओं के विवादित और बिगड़े बोल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि जैसे हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं ऐसे ही हालात हिंदुस्तान में हो सकते हैं। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान देश विरोधी लोग ही दे सकते हैं। ऐसे लोगों पर कुछ बुरा हो जाए इसे हम कहते हैं बद्दुआ। दुआ देना जब हम अच्छे की कामना करते हैं, बुरा हो जाए तो हम इसका मतलब बुरी कामना कर रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। देश में रहते हैं, देश की खाते हैं और देश को ही बद्दुआ देते हैं क्योंकि बुरा हो जाए ये हम कह रहे हैं। हम नहीं, मतलब वो नेता जो सभा की बयानबाजी कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है जो देश से दुश्मनी करने की मजबूरी पैदा कर रही है। इसी पर होगी आज की महाडिबेट, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की ये महाडिबेट रहने जा रही है। बांग्लादेश मॉडल के सहारे क्यों आई कांग्रेस? क्यों राजनीति में ऐसी मजबूरी है? कैसी मजबूरी है कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल देना पड़ जाए? देश में हिंसा की बात, ये कैसी दुश्मनी है? किससे दुश्मनी है? अपने ही देश से, अपनी ही आवाम से। सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र का विरोध करना या लोकतंत्र विरोधी हो जाना क्यों? ऐसी क्या जरूरत है? और अगर ऐसे हालातों को लेकर बात कही जा रही है तो फिर क्यों कही जा रही है? देश में, भारत देश में लोकतंत्र जिंदा है, जमहूरियत जिंदा है और इसका ताजा उदाहरण है 2024 में हुए लोकसभा चुनाव। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है अब्बास हफीज साहब, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार है दिनेश गुप्ता जी और साथ ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुलरेज शेख जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अब्बास जरा पहले ये बताएं, सलमान खुर्शीद का बयान, सज्जन सिंह वर्मा का बयान, क्या ये कांग्रेस का भी बयान है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनता तय करती, बाद में आपने पहले ही हमको शायद कन्विक्ट मान लिया कि हम गुनहगार हैं, हम गलत कह रहे हैं। ये तय कोई और नहीं करेगा बल्कि लोकतंत्र में जनता तय करती है चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो अपर्णा जी ये है कि राजनीति में दिए जाने वाले बयान इस तरह के हर दिन होते हैं, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की भी तरफ से भी। सज्जन सिंह वर्मा जी का मैंने बयान 10 बार सुना कि मुझे कहीं ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ कह दिया हो। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही और सज्जन सिंह वर्मा जी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि भ्रष्टाचारियों, जनता अगर आएगी सड़क पे, अभी सड़क पे है, तुम्हारे बीजेपी के नेताओं के घरों तक भी पहुंच सकती है, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। और ये तो कई बार कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के अंदर इंदिरा जी को लेकर क्या क्या कहा गया था। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए डाइवर्ट करती है। एक और बात कहूंगा, आज चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, बीजेपी पे कह रहा हूं कि आज तो बीजेपी को इस बात पे चर्चा पे जवाब देना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारा स्टैंड क्या है। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्यों खामोश हैं? शेख हसीना वाजिद को असाइलम दिया हुआ है यहां, जब यूएस और इंग्लैंड जैसे देशों ने मना कर दिया है, उनके विरोध पक्ष सत्ता में आने वाले हैं, हमारा स्टैंड क्या रहेगा? भारत के संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, भारत के व्यापारिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, तमाम चीजें हैं।
आज भारत का ऑफिशियल स्टैंड जानने के लिए हर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। हम क्या ये विश्व गुरु होने की बात करते हैं? इसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस निम्न स्तर की राजनीति पुतरी है कि सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान को कहीं से कहीं जोड़कर और देश विरोधी बयान बताने का जो नापाक काम बीजेपी कर रही है, वो मुझे लगता है जनता के समझ में आता है कि बीजेपी की नाकामी को उठाना, बीजेपी की नाकामी पर बात करना देश की नाकामी है, देश के ऊपर कोई आरोप लगाना नहीं होता है। इस देश का झंडा हमेशा बुलंद रहा है। आज देश को जरूरत है इंदिरा गांधी जैसे नेता की, जिन्होंने पॉलिटिकल विल दिखा के बांग्लादेश के अंदर जब अनरेस्ट हुआ तो पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को देश बनाया। और आज हम यहां बैठे हुए हैं, हमारा फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड स्पष्ट नहीं है। हमने एक ऐसे राजनेता को असाइलम दिया हुआ है जिनके विरोध में पूरा हमारा पड़ोसी देश खड़ा हुआ है। हम कहां बैलेंसिंग एक्ट पे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यह एक बहुत बड़ा विषय है। सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान बहुत स्पष्ट है। उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को चेताया है और विपक्ष के राजनेता का एक जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को आगाह करे कि हालात बेरोजगारों की संख्या बढ़ने से क्या हो सकता है, असुरक्षित महिलाओं के असुरक्षित होने से क्या हो सकता है, व्यापार के बिगड़ने से क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात तानाशाही रवैये से क्या हो सकता है। यही तानाशाही रवैया जो शेख हसीना वाजिद थी उनका था, जो मोदी सरकार की जबान होती है और आज देश उनके खिलाफ है। हमारे देश के अंदर हमें एक समानता और एक बैलेंस लेकर सबको आगे लेके चलना मिलने आई थी ना भारत में, तो मुलाकात सोनिया गांधी से भी की थी उन्होंने, मत भूलिए उनके तो अपने पारिवारिक संबंध भी। फॉरेन पॉलिसी होती है, विपक्ष कोसने नहीं लगेगा, विपक्ष बुरा भला नहीं कहने लगेगा, कोई फॉरेन हेड आएगा, लेकिन आज हालात परिवर्तित हैं। नहीं, लेकिन वो कोई सरकारी मुलाकात नहीं थी, वो व्यक्तिगत मुलाकात थी अब्बास हफीज साहब। ठीक है, लेकिन आप इनका सवाल लेके जा रही हैं। व्यक्तिगत मुलाकातें शायद देश की फॉरेन नीति को तय नहीं करती हैं। अच्छा ठीक है, गुलरेज शेख जी, गलत नीतियों के चलते जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पोएटिक जस्टिस की बात थी। लेकिन यहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश और तीसरा नंबर भारत का, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते। कहां है आपकी नीतियां सही और फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी बांग्लादेश को लेकर? मालदीव से संबंध पहले ही ठंडे बस्ते में है और अब बांग्लादेश के साथ भी। सवाल विपक्ष का, कांग्रेस का, और ये मालदीव वाला सवाल मेरा। अपर्णा, मैं फॉरेन पॉलिसी के सभी विषयों को अभी रेखांकित करूंगा, लेकिन अभी अब्बास हाफिज जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनकी बात से ये तो सिद्ध हो गया कि जो सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, तभी जो उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं उनको वहां बैक कर रहे हैं। और वैसे भी उनकी बैक में वहां पर जीतू पटवारी बैठे हुए हैं, तो ये एक आधिकारिक बयान है सज्जन वर्मा का। कांग्रेस इसको एंडोर्स कर रही है और यही कांग्रेस चाहती है कि इसी प्रकार की अराजकता हिंदुस्तान में हो। ये यही चाहती है कि इसी प्रकार की जो अराजकता है हिंदुस्तान के हर प्रांत में हो और इसी को ये उकसा रहे हैं। मत भूलिए आपकी, चाहे इनके मणिशंकर अय्यर अंकल हो या यही सलमान खुर्शीद साहब हो, ये पाकिस्तान में जाके कहे थे कि आप लोग हमारी मदद करो, मोदी को हटाएंगे। अभी कुछ देर पहले मैं एक और टेलीविजन चैनल पर बैठा था और कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता के साथ ही डिबेट कर रहा था, और उसमें वो जो हर घर तिरंगा हमारा कार्यक्रम है उसको भी अपोज कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी इस देश में अराजकता की प्रतीक बन चुकी है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, बड़ी स्पष्ट बात है अपर्णा कि भारत जैसी महाशक्ति किसी भी डिक्टेशन में नहीं आती। अगर वहां से कुछ कहा जाता है कि किसको असाइलम देना, किसको नहीं देना, किसको टेम्पररी यहां पर रहने के लिए जगह देना या ना देना, इस पर हम खुद अपना निर्णय लेते हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने S-400 के ऊपर जब हमने रशिया से खरीदी थी तो हम पर सैंक्शंस लगाने की बात की थी अमेरिका ने। हम नहीं दबे, हम नहीं झुके, हमने जो करना था वो किया। जब रशिया से हम तेल खरीद रहे थे तो पूरा वेस्ट हमारे खिलाफ था, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में था तो हमने करा। और विज़ावी बांग्लादेश भी मैं ये कहता हूं कि जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। अगर रशिया से आपने सस्ता तेल खरीदा और देश को महंगा क्यों बेचा? आप तो अपनी जेब भर रहे थे गुलरेज जी, देश को तभी महंगा ही तेल मिला, सबसे महंगा तेल, सस्ता देश, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद भी। और आपको आपत्ति है मुझे आपकी एक बात के ऊपर, आपने कह दिया पाकिस्तान जाके कांग्रेस के नेताओं ने मदद मांगी आपको हटाने की। किस नेता ने मदद मांगी? सिर्फ मोहम्मद अब्दी ने एक आरोप लगा दिया और आपने उस आरोप के बाद अपनी पूरी कहानी रही थी। अरे आप जाते हैं बिरयानी खाने के लिए बिना बताए हुए, देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो 2 बार पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ के भवन पे जाते हैं, नवाज शरीफ जी की माता जी को साड़ियां बेचते हैं, आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। बेल्ट आरोप लगाए जा रहा है, बेल्ट आरोप लगाया जा रहा है, वो हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाके मदद मांगते हैं इनको हटाने की। वर्मा के ऊपर रासू का क्या आधार है?
देश तथ्य क्या है इनके पास? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो आए हैं कि अगला नंबर भारत का हो सकता है उस पर, और जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश को लेकर भारत का जो स्टैंड है, क्या वो जो अब तक कहा गया है वही क्लियर है, या आगे अभी भारत सोच रहा है कि क्या हो सकता है? दिनेश जी, पॉलिसी है ना जी, वो बहुत सेंसिटिव इशू होता है। इसके बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही हाउस में एक स्टेटमेंट दिया है। पूरा देश जो है अभी जिस तरह से सरकार का जो स्टैंड है उसके साथ है, अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है आगे क्या मोड़ लेता है इस पर एक दिन में तो फैसला नहीं हो सकता ना। इतने सालों के रिश्ते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री छोड़ के देश छोड़ के आया है, तो आज हम रातों रात फैसला नहीं ले सकते। आज हमारे संबंध आगे कैसे रहना है, वहाँ शासक कौन होता है, उसका रवैया भारत को लेकर कैसा रहता है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि बांग्लादेश में जो बाहरी शक्तियां कुछ एक्टिव थीं, उसके बाद वहाँ क्या प्रभाव उसकी इकोनॉमी पे पड़ता है, उसके देश की नीतियों पे पड़ता है, उसके बाद भारत कोई स्टैंड लेगा। अभी जो स्थिति है वेट एंड वॉच की है, वहाँ जो हालात हैं वो अभी ऐसे नहीं है जिसमें भारत कोई खुलकर अपनी बात कहे। और यही डिप्लोमेटिकली साउंड मूव भी है ना दिनेश जी? नहीं बिल्कुल है ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि आपको इस वक्त तो वेट एंड वॉच जो है सबसे अच्छी स्थिति है इस वक्त। अभी स्टैंड लेने की, कोई ओपन स्टैंड लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। दूसरा जो आप देख रहे हैं ना, हम स्टूडियो में हमारे दो प्रवक्ता बैठे हैं, वो एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। राजनीति में बड़ी सामान्य सी बात होती है कि कोई यदि कुछ कहता है तो डेमोक्रेसी का यही तो खूबी है ना। यदि हमने एक सड़क पर कोई बात कही है कि आप चेत जाइए, उसको आप चेतावनी के तौर पर क्यों नहीं लेते? हर चीज को ये क्यों होता है कि ये सब देशद्रोह है? ये लगता है कई बार हम मीडिया के लोग जजमेंटल हो जाते हैं, हमारी कोई ना कोई ऐसा लगता है कि जैसे हम एक पक्ष के साथ खड़े हुए हों। आप कोई भी बयान देखिए, सलमान खुर्शीद के बयान में क्या है या सज्जन सिंह वर्मा के बयान में क्या है। यदि इनके बयान में कोई आपत्तिजनक है तो एफआईआर दर्ज करके डाल दीजिए कि साहब ये विभाजनकारी नीति इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने देश के खिलाफ बोला है, इन्होंने जो कुछ भी कहा है एक राजनीतिक बयान है। आप संसद में देखिए, यदि जीएसटी का विरोध कल संसद के बाहर हो रहा था तो ये क्या उसकी नीतियों का विरोध नहीं था सरकार की? तो ये नीतियों का विरोध चलता रहता है। नीतियों का विरोध जनता से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं, और इस तरह के डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीजें चलती रहती है। इसे कहीं भी जो है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह से नहीं जोड़ना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती तो ये है कि यहाँ पर आप अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की जो ये रेखा होती है बहुत पतली होती है। तनुज जी देखिए, मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश की स्थिति में इस समय जो भी फैसले सरकार के होंगे वो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं बांग्लादेश पे भी पड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। इस समय में कुछ भी जल्दबाजी में करना सरकार के लिए, देश के नागरिकों के लिए और सामने की कंट्री के लिए, क्योंकि देखिए 19,000 से ज़्यादा वहाँ पर पे भी हिंदू परिवार भी हैं जिनकी चिंता भी सरकार को है। साथ ही साथ अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की अगर बात करें तो शेख हसीना का भारत आना सिर्फ एक संबंधों के अलावा एक राजनीतिक षड्यंत्र चाइना और पाकिस्तान का भी हो सकता है। तो देखिए ऐसे समय में कोई भी चीज़ों का, स्थितियों का आकलन करना और उस पर कोई भी चीज़ों की टिप्पणी करना एक प्रधानमंत्री के लिए या एक मंत्रालय के लिए काफ़ी विकट स्थिति है। इसीलिए 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा विदेश मंत्री जयशंकर जी को भी अब एक आधिकारिक बयान जारी करने के लिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं वो बड़ी असामान्य है और जो थ्रू आउट चलने वाला है ये एक कोई छोटे या कम समय वाला एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक, क्योंकि देखिए अभी मोहम्मद यूनुस जो कि अभी वहां पर हो सकता है आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे बांग्लादेश का, वो उनकी जो सोच है, उनका यह कहना है कि भारत जो भी फैसले ले वो व्यक्ति विशेष होकर के लेता है, ना कि वहां की पूरे जनता की हित की सोच में। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भारत का 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश मतलब कराया तो वो लोगों के लिए था, ना कि आवाम के लिए था, व्यक्ति विशेष या नेता विशेष के लिए। जी तो देखिए आवाम के लिए शुरू से भारत ने सोचा है, चाहे बेगम खलीदा जिया हो, चाहे शेख हसीना हो, चाहे मुजीबुर रहमान हो, चाहे जियाउर रहमान हो,
कोई भी हो, बांग्लादेश की कोई भी परिस्थिति रही हो, भारत से जो संबंध रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके से रहे हैं और भारत ने हमेशा और आपसी ये देशों से जो जो है फॉरेन डिप्लोमेसी होती है ना, वो उस पर जी। रातों रात फैसले कई बार नहीं लिए जाते हैं। बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम उठाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और देखना पड़ता है तमाम परिस्थितियों को। अब्बास हफीज साहब, आप बहुत उस पर बीच में कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही और दिनेश जी से ने जो बात रखी है वही मैं कह रहा था कि हर बयान को अपने ऊपर लेके अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो आपने कहा, बेशक फॉरेन पॉलिसी बड़ी बारीक चीज़ होती है, पर मैं याद दिलाता हूँ 10 साल मैंने इसलिए भी इस बात को इस्तेमाल करा कि क्या है फॉरेन पॉलिसी पे स्टैंड स्पष्ट कर दें। भारतीय जनता पार्टी का रोज़ का काम था 2014 तक कि चाइना पे क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है। मंच पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी चुनावी भाषण देते थे, क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी, कब दिखाएंगे लाल आंखें चाइना को। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ये बयान दिए थे, जबकि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी तय करती है भविष्य क्या होगा किसी देश का। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त शायद राजनीति का वक्त नहीं है, और ये आरोप प्रत्यारोप मान लेना और उसके ऊपर अपनी अस्मिता पे ले लेना उस बात को, बल्कि चेताया अगर जाता है। सज्जन सिंह वर्मा जी एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बड़े तजुर्बेकार हैं, संसद में भी रहे हैं देश के, और लोक विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, दलित वर्ग के एक बड़े नेताओं के रूप में वो उभर के तभी एक सीजन पॉलिटिशियन से अब्बास ये मेच्योरिटी की उम्मीद की जाती है कि अगर मान लीजिए ऐसे कभी हालात हो, बयान है कि हालात ऐसे हो कि विरोध करने की जनता सड़कों पर आए, लेकिन वो विरोध भी लोकतंत्र के दायरे में ही रहे ना। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह वाला बयान है। लोकतंत्र के दायरे में ही रहा है। जेपी मूवमेंट का विरोध भी लोकतंत्र के दायरे में ही था। आज सारे राजनेता जो मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं उसी से निकले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष खामोश बैठ जाएगा? जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए वो उस मैदान में गए थे इंदौर नगर निगम के खिलाफ। अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसको अपनी अस्मिता पे ले लेना। ओ देखो, इन्होंने हमें गाली दी है, देश को गाली हो गई, इन्होंने हमारा अपमान किया है, देश का अपमान हो गया। ये कहां से सही है? ये दिनेश गुप्ता जी की बात को समझने की चीज है, बहुत गहरी उन्होंने बात कही है कि बार बार अपने ऊपर हर चीज को लेके भाग जाना ये सही नहीं है। ठीक है, इस बात को शायद आज की तारीख गुलरेज जी मैं आपको मौका दूंगी अपनी बात रखने का, लेकिन क्योंकि आप स्काइप से कनेक्टेड हैं तो देखिए आप ओवरलैप भी नहीं कर पाएंगे, आपकी बात क्लियर नहीं आएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको पूरा टाइम मिलेगा काउंटर करने का। ठीक है जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात है, क्या हमारे किसानों को 1 साल तक मारा पीटा नहीं गया सड़कों पे बिठा के? क्या उनको दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी जाती है? यही सब तो वहां भी हो रहा था। ये तानाशाही रवैया ही तो होता है। मैं यही कह रहा हूं कि हमें सीख लेने की जरूरत है। हम सीख लेते हैं और आगे के लिए चेता दिया जाता है कि भाई हम सब एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या रेसलर्स प्रोटेस्ट करने के लिए अपमानित नहीं किए गए? क्या उनको मारा पीटा नहीं गया? क्या कर रहे थे बांग्लादेश की सरकार? वो यही तो आवाजें दबा रहे थे। तो आज हमें आवाजें दबाना नहीं, हमें आवाजें सुनना है और समाधान की तरफ लेके जाना है। विपक्ष भी खड़ा मिलेगा, देशभक्ति का ही काम कर रहा है। डॉक्टर शेख कह रहे हैं अब्बास कि देखिए हम तो आपको चेता रहे हैं कि हालात सुधारिए, वो ये कह रहे हैं। आवाजों को मत दबाइए, लाठियां मत चलाइए। ठीक है, अब्बास उन्हें बोलने दीजिए जी। आवाम को उकसाना की लूट खसोट करे, आवाम को उकसाना की दंगे करे, आवाम को उकसाना कि एक दूसरे का कत्लो गारत करे, आवाम को उकसाना कि आगजनी करे, आवाम को उकसाना कि संसद को तोड़फोड़ करे। भाई ये पुरानी डायलॉग हो गया। अब जनता मानती नहीं है इन बातों को आपकी, जो आप भड़काने का काम करते हैं ना अपनी तरफ से इंटरप्रेट। अब्बास आप इंटरप्ट करते रहेंगे, उनकी बात ही नहीं आ पाएगी। मैंने कहा वो स्काइप से कनेक्टेड है कि हर अच्छे काम में सरकार का साथ देना एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होता है, एक डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं होता। सत्ता में आने के लिए एक डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन वाला काम सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। और बड़ा दुख है मुझे कि ऑफिशियल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, मतलब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश उनके पीछे खड़ी है। ये बड़ा वर्मा जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। सज्जन सिंह वर्मा जी की बात को आप गलत बता रहे हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए। हर कोई जो राष्ट्रवाद के चश्मे से उसको देखेगा, जो राष्ट्रीय अखंडता के चश्मे से उसको देखेगा। राष्ट्रवाद के नाम पे आप कितनी राजनीति करेंगे गुलरेज जी? ये तो देश के तोड़ने वाला बयान है। और मुझे तो ये भी कहता हूं मैं कि न केवल इन पे कार्रवाई हो, ये भी देखा जाए कि इनकी फंडिंग कौन करता है। तो आप फंडिंग पर आ गए। आपने आज तक FIR दर्ज नहीं करी है कभी हम लोगों के खिलाफ? फंडिंग कहां से हो रही है दिनेश जी? मैं समर्थन कर रहा हूं उनका। गुलरेज शेख साहब कह रहे हैं कि फंडिंग पर भी सिद्ध कीजिए, होना चाहिए। आप ये देखिए कि फंडिंग कई बार कई देशों से होती है। अभी जो बांग्लादेश में भी हुआ है ना, आपसे नहीं पूछा है, दिनेश जी से पूछा है, आपसे नहीं पूछा। इंदौर में
यार आप छतरपुर में जो तो झूठे प्रोटेस्ट आरोप हुआ लगाते कांग्रेस रहते का, हैं। क्या उसके पीछे भी फंडिंग का हाथ है क्या गुलरेज ये शेख? जो बयान दिए जाते हैं, ये बयान अपर्णा जी, एक व्यक्ति बीजेपी का नेता आईटी सेल का प्रभारी ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था आईएसआई द्वारा फंडिंग करने के आरोप में। वो इनका कार्यकर्ता पदाधिकारी था, आईएसआई की तरफ से फंडिंग करने वाले इनके नेता पकड़े गए मध्य प्रदेश में। अरे फंडिंग की जांच इनकी होनी अच्छा, चाहिए, बोलो तो कहां से दीजिए फंडिंग आप। होती है। दिनेश जी के पास जाना चाहती वो हूँ तो फिर मैं। यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, फंडिंग पे आ अरे रहे हैं हमारी। अब्बास प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक। तो वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रही है आज। शेख हसीना को धमकी दी थी कि नहीं 6 महीने पहले, उन्होंने खुद ने कहा था, और जब बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो आपने फंडिंग को लेकर सवाल उठाया वो किसके लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए या बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, देखिए वहां पर भी हो सकता है कि बाहर की फंडिंग भी हुई हो, बाहर का काम भी हुआ हो, कृत्य भी हो। वो कांग्रेस से बाकायदा चाइना से पैसे लेती है, इनके तो ये मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं ना, एमपी में क्या लगता है जो ये कांग्रेस झूठे प्रोटेस्ट आरोप कर रही है लगा आज तो रहे बड़ा ही हैं। प्रोएक्टिव होकर? अपर्णा जी, इनसे पूछिए ध्रुव सक्सेना इनका पदाधिकारी किसकी फंडिंग में पकड़ा गया था भोपाल से? नहीं, पूछ लो इनसे। आईएसआई के लिए काम करता हुआ, फंडिंग करता हुआ, जहां मैं बैठा हूं इसी एरिया से पकड़ा गया था इनका पदाधिकारी। इनको फंडिंग होती है। आईएसआई के लिए फंडिंग करने वाले कार्यकर्ताओं को रखने वाले आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की फंडिंग पे। चाइना से राहुल गांधी छुप छुप के चाइनीज एनवॉय से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और वो फोटो आए हैं कि नहीं चाइनीज वेबसाइट पर, आप विपक्ष के बताइए। नेता के रूप में चाइनीज एम्बेसडर नहीं, दुनिया भर के एम्बेसडर से मिला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का तो पूरा कैबिनेट जा चुका था चाइना आज से 10 साल पहले। क्या सीख लेने गए थे, क्या ट्रेनिंग लेने गए थे उनसे? बात कर रही थी आमने सामने। आपके नेता पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करते हुए ध्रुव सक्सेना के रूप में, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। आज यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ठीक है, सियासत है इसलिए सियासी बवाल मचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एमपी की मैच डिबेट पे कांग्रेस एक तरफ सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालातों का हवाला भी दे रही है और यहां पर चेता रही है, कहना है कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। एमपी की मैच डिबेट पर इतना ही, खबरें लगातार जारी है।